हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं फोर्थ लेक्चर के बारे में। इससे पहले 3 लेक्चर आ चुके हैं, तो इसका जो प्लेलिस्ट है PT 365 के नाम से है, 2022 पॉलिटी के नाम से है, और आप चेकआउट कर सकते हो। उसमें तीनों लेक्चर्स हैं और लेक्चर 4 होने वाला है। इसमें जुडिशरी हम ख़त्म कर देंगे। इसमें 9 टॉपिक्स हैं, 8-9 टॉपिक्स इतना ही है, और बहुत इंपॉर्टेंट है UPSC के प्रीलिम्स के हिसाब से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं जुडिशरी से। रूल ऑफ लॉ बहुत ही इजी चीज़ है। इसमें मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है रूल ऑफ लॉ के नाम से, आप चेकआउट कर सकते हो। पर इसमें हम चीज़ें देख लेंगे थोड़ी सी बहुत जल्दी जल्दी। पहले न्यूज़ क्या है, रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक लेक्चर डिलीवर करा है रूल ऑफ लॉ पे। उन्होंने एडवोकेट करा है स्टोरी ऑफ रूल ऑफ लॉ इज़ नथिंग बट एक स्टोरी है सिविलाइजेशन की, ह्यूमंस की। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? ये एक प्रिंसिपल है जो A.V. डाइसी ने दिया था कि रूल ऑफ लॉ का मतलब है एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी होगी, या लॉ का जो होगा प्रीडोमिनेंस होगा, और ये अपोज करता है आर्बिट्री पावर, मतलब कि जैसे राजाओं की जो पावर होती है, ये रूल को सुप्रीम मांगता है। और ये एक्सक्लूड करता है जो आर्बिट्रेरियस है, जितनी भी फालतू की वेग चीज़ है उसको ये एक्सक्लूड करता है, इवन ऑफ वाइड डिस्क्रिमिनेटरी अथॉरिटी की। भाई अगर मान लो कोई किंग की भी अथॉरिटी, उसको भी ये हटाता है, पर ये रूल को सबसे बड़ा प्रिंसिपल मानता है, ठीक है ना। इसमें और क्या है कि ओनली द स्टेट इज़ गवर्न बाय द लॉ इम्बाइबिंग आइडियाज ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी। इसमें बोला है कि स्टेट जो है गवर्न होता है रूल से, जो बेसिकली बेस्ड है आइडिया ऑफ जस्टिस या इक्वालिटी से। तो ये चीज़ रूल ऑफ लॉ में भी होती है, इन्फोग्राफिक में भी है, हम आगे जब देखेंगे। तो जो ओरिजिन है रूल ऑफ लॉ की थ्योरी, ये एंशियंट रोम से ट्रेस करी जा सकती है, जब फॉर्मेशन हुआ था फर्स्ट रिपब्लिक का। उसके बाद से बड़े सारे मिडिवल थिंकर्स थे यूरोप में। ये पॉलिटिकल फिलोसोफर्स भी थे, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसोफर, हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, जिन्हें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी फॉर्म करी थी। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडियन फिलोसोफर में आपका चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना था, उन्होंने भी रूल ऑफ लॉ की थ्योरी एस्पाउस करी थी, जो मेंटेन करती है स्टेट की वो गवर्न करती है। नहीं, यहाँ पे ये बोलता है कि रूलर गवर्न नहीं करता, स्टेट जो है वो गवर्न होती है रूल से, ठीक है। नॉट बाय द रूलर और द नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल बट बाय द लॉ। जो एक्सप्रेशन है रूल ऑफ लॉ, ये डिराइव होता है फ्रेंच फ्रेज से ला प्रिंसिपल दी लेजिट। प्रोनाउंसिएशन शायद गलत होती है। इसका मतलब है गवर्नमेंट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लॉ। तो 3 प्रिंसिपल होते हैं सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कि कोई भी लॉ से सुप्रीम नहीं है और पनिशेबल है अगर वो ब्रीच करता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, की लॉ से अबव कोई है नहीं, लॉ सुप्रीम है। प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिजल्ट है राइट्स का, इंडिविजुअल का, जो डिफाइन है और इन्फोर्स है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंस क्या है रूल ऑफ लॉ की? कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को ये बढ़ाता है, सोशल जस्टिस को प्रिजर्व करता है, और डेमोक्रेसी को बचाता है, प्रोटेक्शन देता है ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स को, और आर्बिट्री यूज़ ऑफ पावर को हटाता है, ठीक है ना। रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ दोनों में अंतर है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। एसेंस में रूल ऑफ लॉ जो है वो कंट्रोल करता है अनलिमिटेड पावर को, जो मतलब जो बेसिकली लॉ मेकिंग अथॉरिटी एक्सरसाइज करती है ऑफ द लैंड। रूल बाय लॉ बेसिकली ले डाउन होता है सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी, मतलब जो बना रहा है उसको। जब पार्लियामेंट है, लॉ मेकिंग बॉडी जो है वो सुप्रीम है, ठीक है। तो रूल बाय लॉ में वो सुप्रीम होगी, रूल ऑफ लॉ में वो भी रिस्ट्रिक्ट होगी, क्योंकि लॉ में तो चीज़ें पावर को भी रिस्ट्रिक्ट करा जाता है। सिंपली रूल ऑफ लॉ जो है अब फेल्ड होता है जब लॉ जो गाइडेड होते हैं विद द प्रिंसिपल, जैसे जस्टिस इक्वालिटी हो गया, इक्विटी जैसे प्रिंसिपल है। जो अगर इंडिया की बात करें तो 14 है, आर्टिकल 14 में मेंशन है, जिसमें बोलता है स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। डिस्क्रिमिनेशन दो ग्राउंड्स पे होता है, आपके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और प्रोहिबिट है। ऑन द अदर हैंड रूल बाय लॉ में ये एम्बॉडी करते हैं एथिकल और एज वेल एज अनएथिकल लॉ, जिसमें आता है अपहता रिजीम। और ये अपहता रिजीम था साउथ अफ्रीका में, जो जस्टिफाइड था बेस्ड ऑन इनेक्टेड लॉज। ये प्रिंसिपल जो इन्फोसाइज करते हैं रूल ऑफ लॉ, कि लॉ क्लियर होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, लॉ वर्डेड होना चाहिए सिंपल और एम्बिग्यूअस लैंग्वेज में, क्वालिटी बिफोर लॉ, कि इक्वल एक्सेस होना चाहिए जस्टिस को, फॉर्म्स ऑफ बेडरॉक ऑफ द रूल ऑफ लॉ,
यहाँ पे राइट टू पार्टिसिपेट भी बोलता है कि क्रिएट करते हैं और रिफ्राइम करते हैं लॉज को। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी होती है जो लॉज को देखती है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, सिंपल है। रूल ऑफ लॉ एक फाउंडेशनल पिलर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसीलिए डिफरेंट प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो भी इसको सपोर्ट करते हैं। कुछ प्रोविजन देख लेते हैं। रूल ऑफ लॉ पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 13 है जो जुडिशल रिव्यू देती है लैंड लॉ को, कि मतलब जुडिशरी रिव्यू कर सकता है कोई भी लॉ को आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 14 जो है वो इंश्योर करती है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 21 चेक करती है अगेंस्ट द आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन। आर्टिकल 50 प्रोवाइड करती है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करती है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था कि कोई भी लॉ नहीं ले सकता कोर्ट की पावर जो पनिश करे फॉर कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का सीधे सीधे मतलब है कि अगर मान लो को मैं कुछ भी कोर्ट में जाके गलत कर रहा हूँ तो वो चीज़ गलत हो जाती है। ठीक है, कंटेम्प्ट पहले ही टेबल देख लेते हैं, फिर न्यूज़ में क्या है वो देख लेते हैं। तो ये रेफर करता है कि कोई भी ऑफेंस जो डिसरेस्पेक्ट दिखा रहा है डिग्निटी या अथॉरिटी ऑफ कोर्ट को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 261 है जो बेसिकली फुल फेथ और क्रेडिट देता है जुडिशियल प्रोसीडिंग को। फिर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करता है। आर्टिकल 129 और 215 है जो आपका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की पावर है कि पनिश कर सकता है कंटेम्प्ट के लिए। फिर आर्टिकल 142 क्लॉज 2 है, ये पावर है सुप्रीम कोर्ट की, वो पनिश कर सकता है कंटेम्प्ट के लिए या कोई भी पर्सन जो सीक कर रहा है अटेंडेंस। इसके अलावा लीगल प्रोविजन की अगर हम बात करें तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अंडर भी है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। दूसरी चीज़ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो तरह के कंटेम्प्ट होते हैं, एक तो सिविल होता है, एक क्रिमिनल होता है। सिविल कंटेम्प्ट में डिसोबे होता है ऑर्डर का, सिंपल। और यहाँ पे जो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट थोड़ा यहाँ पे अगर लगता है तो दिक्कत वाली बात है कि ये लाइफ मतलब ये प्रिजनमेंट भी देता है, ये पनिशमेंट देता है और प्रिजनमेंट भी देता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं कोर्ट की जो को स्कैंडलाइज कर रहा हूँ या इंटरफेयर कर रहा हूँ जुडिशल प्रोसीडिंग में, तो अगर मैं ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ तो 6 महीने की मुझे जेल हो जाएगी। ये सिविल कंटेम्प्ट नहीं होता। ठीक है, जेल वेल नहीं होता, सिर्फ फाइन होता है। तो इसलिए दिक्कत वाली बात है अगर आप क्रिमिनल कंटेम्प्ट आए तो 2000 रुपये का फ़ाइन भी है। और इनिशिएट नहीं कर सकते आप कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग पोस्ट 1 ईयर एक्सपायरी ऑफ एलेज्ड कंटेम्प्ट। इसके अलावा एक्सेप्शन की बात करें तो फेयर और एक्यूरेट रिपोर्टिंग होती है जुडिशियल प्रोसीडिंग की। फेयर क्रिटिसिज्म होता है मेरिट ऑफ जजमेंट पे। मेरली डेफेमेटरी अटैक अगर जज पे हो रहा है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉट इंटेंड टू अगर इंटरफेयर नहीं कर रहे आप जुडिशियल प्रोसीडिंग में। तो 2006 में एक अमेंडमेंट आया था जो इंट्रोड्यूस करता है एक ट्रुथ जो है एक वैलिड डिफेंस है अगर वो पब्लिक मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में करा जा रहा था, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करता है अपनी पावर्स। आर्टिकल 142 जो हमने बॉक्स में देख लिया है और 129 जो हमने बॉक्स में देखा है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कैसे पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं कंटेम्प्ट की। और ये बोलता है कि पावर है इन लोगों के पास कि वो इन कोर्ट्स के बाद कि वो पनिश कर सकते हैं कंटेम्प्ट के लिए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है जो कि कोई भी ले नहीं सकता। ठीक है, और ना ही लेजिस्लेचर ले सकता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो जो पावर है पनिश के लिए फॉर कंटेम्प्ट इटसेल्फ आर्टिकल 142 हमने देख लिया क्लॉज 2 जो कि बॉक्स में ही है। सुप्रीम कोर्ट पनिश कर सकता है कंटेम्प्ट को कोई भी पर्सन अगर कर रहा है तो। इसमें प्रोविजन जो है ये लेजिस्लेचर बना सकता है। ठीक है, लेजिस्लेचर की इनैक्टमेंट होती है यहाँ पे, पर यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो दी है एज पर आर्टिकल 129 जो कंसर्न है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी के साथ ही नेक्स्ट न्यूज़ में हम पढ़ते हैं अपॉइंटमेंट जजेस का कैसे होता है। यहाँ पे सभी को पता है कॉलेजियम सिस्टम अभी भी जो लागू है और इस पर ही न्यूज़ है थोड़ी सी और क्या क्या नए अपडेट्स हैं इसमें। जो सेंटर है उन्हें अप्रूव कराया 9 नेम्स रिकमेंड जो करा गया है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम से ताकि अपॉइंटमेंट हो सुप्रीम कोर्ट के। ने यहाँ पे ये करा है कि सिंपल अपॉइंटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें 3 वुमेन जज भी होंगी। वुमेन जुडिशरी में कैसा है बॉक्स में पहले देख लेते हैं। 71 ईयर्स में सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट करा है सिर्फ 8 वुमेन जजेस को, स्टार्टिंग फ्रॉम एम फातिमा बीवी जो 1989 में हुई थी। उसके यहाँ पे एक और चीज़ है जस्टिस इंदिरा
बनर्जी थी जो अकेली सर्व कर रही थी वुमेन जज इन टॉप कोर्ट आफ्टर हर एलिवेशन ऑन अगस्त 7, 2018। इसके अलावा अपॉइंटमेंट कैसे होती है जज का, ये हमें जानना ज़रूरी है। हायर जुडिशरी में कैसे होती है, आर्टिकल 124 क्लॉज 2 है, ठीक है, और 217 है कॉन्स्टिट्यूशन का कि वो एम्पावर करता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के। इस प्रोविजन के अंडर जो प्रेसिडेंट है उनके पास पावर है कि वो अपॉइंटमेंट बना सकती है जब वो कंसल्ट करे कुछ जजेस के सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के स्टेट में एज पर प्रेसिडेंट मे डीम नेसेसरी। तीनों केसेस में जिसको बोला जाता है थ्री जजेस केसेस, ये 3 केसेस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बात करी थी कैसे इवोल्यूशन होता है आपका कोलिजन सिस्टम। तो 1981, ठीक है, उसके फिर 12 साल के बाद आपका 1993 होता है और फिर 6 साल के बाद। तो 12 और 6 आप गैप याद रखना, उस हिसाब से आप याद कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व करा है कोलिजन सिस्टम को, जो बेसिकली अपॉइंट करता है जजेस को। कोलिजन सिस्टम एक वैसा सिस्टम है जहाँ पे कमेटी जो CGI की है, यहाँ पे 4 सीनियर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और 3 होते हैं हाई कोर्ट के, जो कि सारे डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र करते हैं जजेस को सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के। जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट कोलिजम इंडोर्स करता है तो इसकी रिकमेंडेशन होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको बनाती है अपॉइंटमेंट के लिए, जिसमें 3 से 4 हफ्ते लगते हैं जो रिसीव करते हैं कोलिजम डिसीजन को। गवर्नमेंट रिटर्न कर सकती है कोलिजम रिकमेंडेशन को, बट ये सेंड करेगी दोबारा से अगर गवर्नमेंट जो है बाउंड हो। इसके अलावा यहाँ पे एवरेज सेक्स रेशियो जो जजेस का है वो लोअर है, लोअर जुडिशरी का। यहाँ पे 28% फीमेल है और 72% आपका मेल है। एवरेज सेक्स रेशियो जजेस का है हाई जुडिशरी में, वो है 12% है फीमेल के और 88% है आपका मेल में, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें रिलेटेड न्यूज़ की तो यहाँ पे रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनको ट्रांसफ़र करा गया है मेघालय हाई कोर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र कैसे होता है हाई कोर्ट का ये हम समझ लेते हैं। आर्टिकल 222 प्रपोजल का वो ट्रांसफ़र करता है जजेस को और ये CGI करता है, उसका ओपिनियन होता है इस रिगार्डिंग में। कंसेंट ऑफ जज का हिसाब से अगर बात करें तो फर्स्ट और सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र जो है रिक्वायर्ड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं करता कोई भी ग्राउंड या प्रोसीजर जो इससे एक्सरसाइज होती है। पावर जो सिलेक्ट अपॉइंट या ट्रांसफ़र करने की होती है वो सुप्रीम कोर्ट के तीनों वर्डिक्ट में है, 3 जजेस केसेस, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। बड़े सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हुए हैं, जजमेंट हुए हैं सॉरी, जिसमें ये ट्रांसफ़र की बात करते हैं। तो ट्रांसफ़र जजेस कैनॉट बी अ प्यूनिटिव मेजर नहीं है ये। ट्रांसफ़र ऑर्डर हो सकता है ओनली ऑन पब्लिक इंटरेस्ट या बेटर एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस का। ट्रांसफ़र जो है प्रेसिडेंट ही कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन, अगर ये कॉन्करेंस आए CGI से उसके बाद ही हो सकता है, पर उनको कंसल्ट करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्रिपेयर करा है कि एक फ्रेश पुश इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज लोअर जुडिशरी के ऑन द लाइन्स ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज। जैसे UPSC का एग्ज़ाम होता है वैसे ही बात कर रहे हैं कि जजेस का AIJS होना चाहिए। तो AIJS एक इनिशिएटिव है जो रिफॉर्म करता है आपका, तो इसमें सिंपल चीज़ है कि जैसे UPSC का जैसे मैंने बता दिया सेंट्रल के लिए होता है, उनको सक्सेसफुली जो कैंडिडेट्स सिक्योर कर लेते हैं वो एग्जीक्यूटिव में आते हैं। जजेस का जो आपका लोअर जुडिशल का है वो प्रपोज हुआ है कि एक सेंट्रली असाइंड बॉडी होगी जो करेगी कंडक्ट। अभी तक जो हाई कोर्ट या स्टेट सर्विसेज होते हैं वो होल्ड करते हैं इन एग्ज़ाम को, जो रिक्रूट करते हैं जुडिशल ऑफिसर्स को। बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो जो सेंट्रलाइज जुडिशल सर्विस की जो आइडिया आया था या जो फर्स्ट मूव हुआ था वो 14th लॉ कमीशन की रिपोर्ट में हुआ था 1958 की, जो बात करता है रिपोर्ट ऑन रिफॉर्म्स ऑन जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में भी ये वो बात कर रहे थे 1976 में कि हमें अमेंड करना चाहिए। ये अमेंड करा था आर्टिकल 312 क्लॉज 1, जो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो लॉ बना सकता है रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ 1 या उससे भी ज़्यादा ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें AIJS आ सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है जो कि यूनियन और स्टेट्स के लिए कॉमन होगा। जो प्रपोज है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वो बेसिकली इंश्योर करता है आपका यूनिफॉर्मिटी इन स्टैंडर्ड ऑफ सिलेक्शन, अट्रैक्ट करता है ब्राइट और यंग टैलेंट को जुडिशरी में।
और फेयर ट्रायल होता है यहाँ पे, स्पीडी जस्टिस होती है जो अवेलेबल है सिटीजन्स के लिए। इसके अलावा 2006 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जो आई थी पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस की, वो 15th रिपोर्ट जो बैक करता है ऑल इंडिया आइडिया ऑफ पैन इंडियन जुडिशल सर्विसेज का। जुडिशल का क्या व्यू है AIJS में, तो 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये हेल्ड करा था कि जो सेंटर है वो सेटअप करेगा AIJS। फर्दर जो क्रिएशन होगा AIJS का वो कंसिडर करा जाएगा और उसको जो रिकमेंडेशन है फर्स्ट नेशनल जुडिशल पे कमीशन रिकमेंडेशन दी थी, जिसको जस्टिस शेट्टी कमीशन बुलाया जाता है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निशन लिया था, जो इशू करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, और ये मूव करता है सेंट्रली सिलेक्शन मैकेनिज्म पे। यहाँ पे आप देखो सेंट्रल रिक्रूटमेंट या मेथड ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 233 और 233 और 234 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस और प्लेस जो डोमेन में है। सिलेक्शन प्रोसेस जो कंडक्ट करता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और जो कंसर्न हाई कोर्ट है, सिंस हाई कोर्ट एक्सरसाइज करती है जुरिस्डिक्शन ओवर द सबऑर्डिनेट जुडिशरी स्टेट में। पैनल जो हाई कोर्ट का है वो जजेस इंटरव्यू करते हैं कैंडिडेट्स को आफ्टर द एग्ज़ाम और सेलेक्ट करते हैं उनको अपॉइंटमेंट के लिए। ऑल जजेस ऑफ द लोअर जुडिशरी जो है सेटअप करते हैं आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो आप सभी को पता है PCSJ का एग्ज़ाम होता है, जुडिशल सर्विस एग्ज़ाम का, वो इसी में होता है। इसके अलावा ट्राइब्यूनल जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है पार्लियामेंट ने पास कराया ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 2021। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिप्लेस करता है ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस को, 2021 के ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें क्या है, ये एक्ट डिसॉल्व करता है कुछ एग्जिस्टिंग अपीलेट बॉडीज़ जो कि बड़े सारे एक्ट्स के अंदर है, ट्रांसफ़र करता है फंक्शंस को एग्जिस्टिंग जुडिशल बॉडीज़ में। इसमें सिनेमाटोग्राफिक एक्ट आता है, कॉपीराइट एक्ट आता है, कस्टम्स एक्ट आता है, पेटेंट एक्ट आता है, अथॉरिटी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट है, ट्रेडमार्क एक्ट है और GI एक्ट है। जो टर्म ऑफ ऑफिस है चेयरपर्सन और मेंबर के ट्राइब्यूनल का वो 4 साल का होगा, और इसमें अपर एज लिमिट जो है 65 की है चेयरपर्सन की और 67 है बड़े सारे मेंबर्स की। पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन करा था सेक्शन 184 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2017 को, जो बेसिकली प्रिस्क्राइब करता है कि टेन्योर 4 साल का होना चाहिए मेंबर्स का, पर ये कॉन्ट्ररी था टू द प्रिंसिपल जो सेपरेशन ऑफ पावर के हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और आर्टिकल 14 के, जो एक्ट स्पेसिफाई करता है कुछ पर्सन जो है एटलीस्ट 50 ईयर्स का जो एज है एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए एज अ चेयरपर्सन और मेंबर। यहाँ पे एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये रिकमेंडेशन क्या है, ये चीज़ है, ये जो आपका डायग्राम है इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वासी जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी होती है जो कि कोर्ट नहीं होती ना एग्जीक्यूटिव बॉडी होती, ठीक है। ट्राइब्यूनल का जो आप समझो कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस कहाँ से आता है, तो रिकमेंडेशन है स्वर्ण सिंह कमेटी की, और इनका जो प्रिंसिपल है वो है सिंपल नेचुरल जस्टिस पे रिलाई करते हैं, पावर होती है सिविल कोर्ट की। आर्टिकल तो यहाँ पे दिया हुआ है बहुत सारे, बट पहले सेक्शन की बात कर लेते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड करा था आर्टिकल 323, आर्टिकल 323B, 323A एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल की बात करता है, B बात करता है जो अदर मैटर्स है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मीडिएशन बिल 2021 का। ये बिल रिसेंटली इंट्रोड्यूस करा था राज्यसभा में और रेफर करा था स्टैंडिंग कमिटीज़ को। मीडिएशन बिल को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। यहाँ पे ये बिल प्रमोट करता है, फैसिलिटेट करता है आपका मैकेनिज्म मीडिएशन, स्पेसिफिकली जो इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन है जो रिजॉल्व करता है आपका डिस्प्यूट को कमर्शियल या कोई से भी, इन्फोर्स करता है मीडिएटेड सेटलमेंट एग्रीमेंट्स, प्रॉमिस करता है एक इफेक्टिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस जो इम्प्रूव कर सकता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कंट्री में। प्रेजेंटली कोई यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं है जो गवर्न करता है बड़े सारे एक्सपेक्ट्स ऑफ ADR मैकेनिज्म जो मीडिएशन का है। ऑल्दो यहाँ पे बड़े सारे चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्स में, जैसे आपका ये इस्टेब्लिश करता है मीडिएशन काउंसिल इंडिया का, मैंडेटरी प्री लिटिगेशन मीडिएशन सेटलमेंट है,
यहाँ पे रिकग्निशन देते हैं ऑनलाइन मीडिएशन को, प्रोवाइड करते हैं कम्युनिटी मीडिएशन को, प्रोवाइड करते हैं आपको 180 डेज़ का जो कंप्लीट करता है मीडिएशन प्रोसेस को। मीडिएशन फंड भी यहाँ पे। ADR की बात करें, ADR को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेटअप करता है आपका डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट रूम। ADR का बेसिकली आपका अर्ली न्यूट्रल इवैल्यूएशन होता है, नेगोशिएशन, कंसोलिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन एक प्रोसीजर है जहाँ पे डिस्प्यूट जो है सबमिट करा जाता है एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज़ के थ्रू, जिसमें एक या उससे ज़्यादा आर्बिट्रेटर्स आ सकते हैं और वो जो डिसीजन लेते हैं वो बाइंडिंग होता है। कंसोलिएशन ऑन द अदर हैंड वॉलंटरी होता है, फ्लेक्सिबल होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है, इंटरेस्ट बेस्ड प्रोसेस होता है जहाँ पे पार्टी बेसिकली रीच आउट करती है एमिकेबल डिस्प्यूट सेटलमेंट पे, जहाँ पे असिस्टेंस जो है न्यूट्रल रहता है थर्ड पार्टी, जिसको कंसिलेटर्स भी बुलाता है। जहाँ पे जब रेडी होता है तो डिस्प्यूट पार्टीज जो है वो पूछती है कंसिलेटर को, वो प्रोवाइड करते हैं आपको और वो नॉन बाइंडिंग होती है सेटलमेंट प्रपोजल। लास्ट जो है वो है मीडिएशन। मीडिएशन एक प्रोसीजर है जहाँ पे न्यूट्रल इंटरमीडिएटरीज की बात करता है, ये जो हेल्प करता है पार्टीज़ को कि वो म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री सेटलमेंट को अचीव करे उनके डिस्प्यूट को। सेटलमेंट जो है रिकॉर्ड होता है इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट पे, और ये जो मैटर ऑफ प्रिंसिपल है मीडिएशन जो है रेफर करता है उसको फ्रॉम मेकिंग एनी नॉन बाइंडिंग सेटलमेंट प्रपोजल। ठीक है ना। रिसेंट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो CGI ने रिलीज़ करा है विजन और मिशन, आपका जो स्टेटमेंट है आपका नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का और लीगल सर्विस ऐप का। नालसा ने सबमिट, नालसा कॉन्स्टिट्यूट होता है लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अंडर, जो बेसिकली आपका प्रोवाइड करता है लीगल सर्विसेज वीकर सेक्शन को, ऑर्गेनाइज करता है लोक अदालत को जो कि सेटल करते हैं डिस्प्यूट को। 1976 में गवर्नमेंट ने इंसर्ट करा आर्टिकल 39 क्लॉज A, जिसमें 42nd अमेंडमेंट एक्ट है जो डायरेक्ट करता है स्टेट्स को कि वो प्रोवाइड करते हैं फ्री लीगल एड सूटेबल लेजिस्लेशन और या स्कीम्स को। सब्सिक्वेंटली पार्लियामेंट पास करता है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 का। लोक अदालत की अगर हम बात करें तो पहला जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, ये एक फॉरम है जहाँ पे डिस्प्यूट या केसेस पेंडिंग जो है कोर्ट ऑफ लॉ में या प्री लिटिगेशन स्टेज पे वो सेटल होते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं एमिकेबली। लोक अदालत जो है उनको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला है LSA के अंडर। LSA अवार्ड जो है आपका बनाया गया था लोक अदालत के अंदर, वो बेसिकली डिक्री देखता है सिविल कोर्ट की और फाइनल और बाइंडिंग होता है जितने भी पार्टीज़ हैं, और यहाँ पे अपील नहीं होती किसी भी अवार्ड के अंदर जो कोर्ट ऑफ लॉ के अंडर है। यहाँ पे कोर्ट फीस भी पेबल नहीं होती जब मैटर जो फाइल होता है लोक अदालत में होता है। रिसेंट सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है जजमेंट है उसमें लोक अदालत के पास कोई जुरिडिक्शन नहीं है कि वो डिसाइड कर सकते हैं मैटर ऑफ मेरिट्स। वंस जो सेटलमेंट है वो कॉम्प्रोमाइज़ फेल होता है तो लोकसभा रिटर्न कर सकता है उस केस को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई से भी कोर्ट जिस पे वो इनिशियली रिसीव हुआ था, रेफरेंस जो का हुआ था। तो यहाँ पे कौन एलिजिबल है जिसको फ्री लीगल सर्विसेज मिलती है? वुमेन, चिल्ड्रन है, मेंबर ऑफ SC और ST है, इंडस्ट्रियल वर्कमैन है, आपका विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग है ह्यूमन बींग्स पे या बेगर्स पे, विक्टिम्स ऑफ मास डिजास्टर है, वायलेंस है, फ्लड है, ड्राउट है, अर्थक्वेक है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर है, डिसेबल्ड पर्सन है, पर्सन इन कस्टडी है, या जिसकी भी जो आपका मतलब आपका जो इनकम है एनुअल इनकम वो 5 लाख से नीचे होनी चाहिए अगर वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है। तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन जो है एलिजिबल है लीगल सर्विसेज के लिए, डिपेंड की उनका जो रूल फ्रेम करा गया है रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के रिगार्डिंग। इसके अलावा यहाँ पे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और इंटरनेशनल सेटलमेंट अग्रीमेंट जो रिजल्ट आपका हुआ था फ्रॉम मीडिएशन उसको जाना जाता है सिंगापुर कन्वेंशन और मीडिएशन, वो फोर्स में आया है। ठीक है, इंडिया ने अप्रूव करा है इसको और साइन ऑफ करा है कन्वेंशन को 2019 में, जो रिसेंटली हेल्ड हुआ था इंडिया सिंगापुर मीडिएशन समिट, उसमें एड्रेस करा है समिट को। CGI ने प्रिस्क्राइब करा है मीडिएशन को, ये एक मैंडेटरी फर्स्ट स्टेप है जो रिजोल्यूशन को देखती है और अलाउ कर रही है डिस्प्यूट को। पहली ऐसी UN की ट्रीटी है जो सिंगापुर के नाम के आगे है, सिंगापुर कन्वेंशन और मीडिएशन। ये कन्वेंशन एक इंस्ट्रूमेंट है जो फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को और प्रमोशन करता है मीडिएशन को, एक ऑल्टरनेटिव एक इफेक्टिव मेथड ऑफ रिजॉल्विंग ट्रेड डिस्प्यूट। ये बेसिकली एक सर्टेनिटी और स्टेबिलिटी लाता है इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में मीडिएशन पे, और ये कंट्रीब्यूट करता है SDG में जो बेसिकली SDG 16 है, पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। मीडिएशन जो है इंडिया में डिवाइडेड है 2 कैटेगरी में। कोर्ट रेफर्ड मीडिएशन होता है जहाँ पे कोर्ट को रेफर करता है अंडर CPC 1908।
इसमें मीडिएशन और कंसोलेशन प्रोजेक्ट कमेटी जो है स्टैब्लिश हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंडर 2005 में, जो बेसिकली देखती है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मीडिएशन। फिर आपका प्राइवेट मीडिएशन की बात करें तो यहाँ पे क्वालिफाइड पर्सनल वर्क्स है जो मीडिएटर्स है फिक्स फ्री बेसिस पे करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें चीफ जस्टिस ने प्रपोज करा कि हमें क्रिएट करना चाहिए नेशनल जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NJIAI। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो अथॉरिटी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो NJIAI का जो ऑब्जेक्टिव है ये बेसिकली बजटिंग देखता है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है, डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन कंट्री में। की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे इस्टेब्लिश होता है नालसा के अंडर, जहाँ पे ये एक सेंट्रल एजेंसी है जिसमें हर स्टेट के अपना ही स्टेट जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी है। नालसा प्रोवाइड करता है फ्री लीगल सर्विसेज वीकर सेक्शन को, और इसका जो ओवरऑल नेशनल बॉडी है, और इसमें आप देखो तो नालसा सेंटर पे है, तो सालसा भी है जो स्टेट लेवल पे होती है, और डालसा भी है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। चीफ जस्टिस जो है इनका पैट्रोन चीफ है NJIAI का, और ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है, अनलाइक नालसा जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आता है। NJIAI जो है यहाँ पे कुछ हाई कोर्ट के जजेस हैं जो होंगे, और कुछ सेंट्रल मिनिस्टर ऑफिसर होंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो इन्हांस करते हैं जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर। पहला है कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट जो ICT इनेबल्ड डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को देखता है। सेकेंड है स्कीम फॉर फास्ट स्पेशल कोर्ट्स। थर्ड है ग्राम न्यायालय ऑनलाइन पोर्टल। और फोर्थ है आपका डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स जो बेसिकली एसेस करता है डेटा प्रिपेयर्डनेस को। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो डेवलपमेंट की बात करता है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जुडिशरी के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि एसेस करता है स्टेट गवर्नमेंट को और कंस्ट्रक्ट करता है कोर्ट बिल्डिंग्स को, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स को जो जुडिशल ऑफिसर्स के लिए होता है जितने भी स्टेट्स यूटीज़ में। यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक्सटेंड करा है स्कीम्स को, और ये 2021 से 2026 तक का है। इसके अलावा यहाँ पे जो असिस्टेंस जो ग्रांट होती है स्कीम के अंडर, इसमें फंड्स जो आते हैं वो इम्प्लीमेंटेशन होते हैं ग्राम न्यायालय स्कीम से, और जो पार्ट है नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी और लीगल रिफॉर्म्स। ग्राम न्यायालय या विलेज कोर्ट्स जो है इस्टेब्लिश होते हैं ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के अंडर, जो स्पीडी और इजी एक्सेस देते हैं जस्टिस को रूरल एरियाज़ में। NMJDLR जो है सेटअप हुआ था 2011 में, जो बेसिकली एक्सेस देता है जस्टिस को, रिड्यूस करता है डिले को, और सिस्टम में ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट न्यूज़ है लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट केसेस। तो कमेटी सुप्रीम कोर्ट की रिसेंटली उन्हें ड्राफ्ट करा था, एक मॉडल होना चाहिए रूल्स फॉर लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग। तो लाइव स्ट्रीमिंग क्या होती है केसेस की, तो एक इम्पॉर्टेंट केस है ये है जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बात करी थी। पहला है 2018 का केस है, स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने नोट दिया था कि हाँ एग्री करा था कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए कोर्ट प्रोसीडिंग की। लाइव स्ट्रीमिंग प्रोसीजर जो है पार्ट है राइट टू एक्सेस टू जस्टिस अंडर आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का। पब्लिश करता है कोर्ट प्रोसीडिंग, जो एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट है आर्टिकल 129, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है कि वो रिकॉर्ड कर सकता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में बात करता है। कुछ हाई कोर्ट केसेस जैसे गुजरात हाई कोर्ट, उन्होंने ऑलरेडी ये चालू कर दिया है लाइव टेलीकास्ट कोर्ट प्रोसीडिंग का। कि प्रोविज़न क्या है ड्राफ्ट रूल्स के। पहला है केसेस जो आपके मैट्रिमोनियल हो गया, सेक्सुअल ऑफेंस हो गया, जेंडर वायलेंस के होंगे, वो मतलब लाइव स्ट्रीम नहीं होंगी, प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है, और बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो रिलेटेड है इससे, इसलिए ये इंक्लूडेड नहीं है। एक डिले होगा 10 मिनट्स का स्ट्रीमिंग में, और अनऑथराइज यूजेज जो लाइव स्ट्रीमिंग का है वो पनिशेबल है अंडर कॉपीराइट एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंडर। कुछ प्लेटफॉर्म जो जुडिशरी को इफेक्टिव और एक्सेसिबल बना रहे हैं और एफिशिएंट बना रहे हैं। पहला है सुपेस, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी, एक AI बेस्ड टूल है जो कलेक्ट करता है रेलेवेंट फैक्ट लॉज के और एक्सेस देता है जजेस को। सेकेंड है सुवास, एक न्यूट्रल ट्रांसलेशन AI बेस्ड टूल है जो ट्रांसलेट करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस वर्नाकुलर लैंग्वेज पे। फिर आपका कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट है जो कॉन्सेप्चुलाइज करता है विजन जो ट्रांसफर करता है इंडियन जुडिशरी को बाय ICT इनेबलमेंट ऑफ कोर्ट्स।
लास्ट है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ये इनेबल करता है अंडर ट्रायल्स, जो कि ज़रूरत नहीं होती वेट करने के लिए कुछ दिनों के लिए, और ये ख़त्म करता है बड़ी सारी चीज़ों को, बिकॉज सर्टिफाइड हार्ड कॉपीज़ होती हैं बेल ऑर्डर्स की। इसका जो लास्ट पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे और ख़त्म कर देंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आप देख सकते हो, छोटी छोटी न्यूज़ है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है प्रीलिम्स के लिए। पहला है पावर ऑफ कोर्ट्स अंडर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटी एक्ट 1989। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था कोर्ट के पास वो क्वैश कर सकता है प्रोसीडिंग एससी और एसटी के ऑफेंस में। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट करा था कि पावर जो है अंडर आर्टिकल 142 या जो हाई कोर्ट के पास पावर रहती है अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC, वो इन्वोक कर सकता है क्वैश प्रोसीडिंग एससी और एसटी के अंडर। आर्टिकल 142 अलाउ करता है सुप्रीम कोर्ट की कोई भी ऑर्डर पास हो सकता है नेसेसरी जो कंप्लीट जस्टिस करता है इस केस में। सेक्शन 482 जो है CRPC का, उसके पास मतलब उनके पास भी सिमिलर पावर होती है। सुप्रीम कोर्ट लिस्ट करता है फॉलोइंग सिचुएशन में जहाँ पे कुछ क्वेश्चनिंग पावर्स इन्वोक होती है, जहाँ पे ये अपीयर कराता है कोर्ट को कि जो ऑफेंस है वो प्राइवेट या सिविल नेचर में और वो कमिट नहीं ऑन द अकाउंट ऑफ कास्ट ऑफ द विक्टिम, या कंटिन्यूशन जो लीगल प्रोसीडिंग की है वो अब्यूज़ है एक प्रोसेस ऑफ लॉ का। अगर कोर्ट ये सेटिस्फाइड है कि ये जो अंडरलाइन ऑब्जेक्टिव है एससी और एसटी के पे, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि जो अंडरलाइन ऑब्जेक्टिव एससी और एसटी का वो कॉन्ट्रोवीन करेगा या डिमिनिश करेगा कोई भी क्राइम क्वेश्चन में, तो वो अनपनिश जाएगा। एससी और एसटी एक्ट क्या है, ये प्रोहिबिट करता है कमीशन ऑफ ऑफेंस जो एससी और एसटी मेंबर्स के अगेंस्ट होते हैं। स्टैब्लिश करता है एक स्पेशल कोर्ट जो इनके ट्रायल देखता है और रिहेबिलिटेशन करता है विक्टिम्स को। 2018 में अमेंड हुआ था, ये नलीफाई करता है कंट्रोवर्शियल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो डाइल्यूट करती है स्ट्रिंजेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट। नेक्स्ट न्यूज़ है नेशनल कोर्ट्स ऑफ अपील NCA। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने कोर्ट ऑफ अपील की बात करें तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पुश करता है नेशनल कोर्ट ऑफ अपील को कि वो रिवाइव करे प्रेशर सुप्रीम कोर्ट पे। जो आइडिया था ये बेसिकली ओकेजन पे आया था कॉन्स्टिट्यूशन डे की, जो रिवाइव करता है 11 साल प्रपोजल, पुराना प्रपोजल जो सेटअप करता है रीजनल NCA को, जिसमें 15 जजेस होंगे। आइडिया जो पहली बार आया था ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 1986 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट में, 229 रिपोर्ट में। प्रपोज क्या था NCA में कि इंटरमीडिएट अपीलेट कोर्ट होगा स्टेट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। इसमें 15 जजेस होंगे और जो फाइनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होगा जो डील करता है अपील्स फ्रॉम द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल, वो इन मैटर पे देखा जाएगा और ये सिविल, क्रिमिनल, लेबर और रेवेन्यू मैटर्स पे होगा। जजमेंट जो इनकी होगी वो फाइनल होगी और इस्टेब्लिशमेंट को रिक्वायर्ड होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट है नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी, बहुत ही ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो यहाँ पे आप देखो इसमें क्या हुआ था ना, गवर्नमेंट ने रिसेंटली इन्फॉर्म करा था NLP को कि वो कंसिडर करे, ले डाउन करे गाइडलाइंस जो प्रिवेंट करती है, कंट्रोल करती है और रिड्यूस करती है लिटिगेशन को। पहले NLP का जो लॉन्च करा था वो 2010 में करा था, लॉ मिनिस्टर ने प्रपोज करा था, उस टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट थी। और ये बेसिकली बोलते हैं कि ये इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए फ्यूशियस लिटिगेशन, स्पेशली जहाँ स्टेक्स ज़्यादा हाई हो, इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। सिग्निफिकेंस क्या है कि ये ट्रांसफॉर्म करता है गवर्नमेंट को इफेक्टिव और एफिशिएंट रिस्पॉन्सिबल लिटिगेंट। गवर्नमेंट जो स्टेट्स में है और जो सेंटर में है उसमें जो लिटिगेंट्स है वो 46% है टोटल 3.14 करोड़ केसेस का, जो रेंज करता है डिस्ट्रिक्ट टू सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा यहाँ पे जो पॉलिसी है वो सेव करेगी वैल्यूबल कोर्ट टाइम, इनेबल करेगी एवरेज पेंडेंसी ऑफ केस जो कि कोर्ट रिड्यूस करेगा फ्रॉम 15 ईयर्स टू 3 ईयर्स। टेली लॉ की बात करें, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और जस्टिस ने रिलॉन्च करा है सिटीजन्स टेली लॉ मोबाइल ऐप। तो टेली लॉ जो डेवलप हुआ था डिजिटल इंडिया के स्कीम के अंडर हुआ था, जो स्ट्रेंथन करता है प्री लिटिगेशन मैकेनिज्म कंट्री में। ऐप का जो वर्जन है वो बेसिकली हेल्प करेगा रैपिडिफाई, एक्सटेंड करता है रीच को, ऑप्टिमाइज करता है सिटीजन सेंट्रिक जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म। टेली लॉ जो है लेवरेज करता है टेक्नोलॉजी, कनेक्ट करता है बेनिफिशरीज को लॉयर के साथ। इसका जो पैनल है वो लीगल एडवाइस लेता है, कंसल्ट करता है पहले जो रिडर्सल ग्रीवेंस मैकेनिज्म है।
मैरिटल रेप की बात करें तो केरला हाई कोर्ट ने अपहेल्ड करा था मैरिटल रेप, ऑल्दो ये पिनलाइज नहीं है इंडिया में, पर ये एक गुड ग्राउंड है जो क्लेम करता है डाइवोर्स। सेक्शन 375 की बात करें तो ये एक्सेप्शन है आईपीसी का, ठीक है, जो एग्जाम करता है अनविलिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ओवर 15 ईयर्स ऑफ एज फ्रॉम सेक्शन 374 डिफिनेशन ऑफ रेप। तो ये इम्यूनाइज करता है इस प्रोसिक्यूशन को। इंडिया में ओनली इंडिया इज़ वन ऑफ द 36 कंट्रीज़ जहाँ पे मैरिटल रेप लीगल क्राइम नहीं है। लीगल प्रोविजन क्या है जो डील करते हैं वुमेन के साथ, तो सेक्शन 498 आपका इम्पॉर्टेंट है, जो कि डील करता है वुमेन बीइंग सब्जेक्ट टू क्रूअल्टी बाय हस्बैंड या कोई भी रिलेटिव हस्बैंड का। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 भी रिकग्नाइज करता है सेक्सुअल एक्टिविटी जो पनिशेबल हो अंडर इंडियन लॉ। हाउएवर जो मैजिस्ट्रेट है अंडर लॉ उनके पास एब्सोल्युटली नो पावर है कि वो क्रिमिनलाइज करे कोई भी एक्ट ऑफ मैन रेपिंग हिज वाइफ या कोई भी जो सेंटेंस ना हो। इसके अलावा मर्सी किलिंग की अगर हम बात करें जो नेक्स्ट न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्सी किलिंग की एप्लीकेशन जो 9-year-old रेस करी है आंध्र प्रदेश कोर्ट में। तो मर्सी किलिंग मतलब यूथेनेशिया जिसे बोलते हैं कि एक पेनलेस प्रोसीजर होता है जहाँ पे डेथ मिलती है एक इंसान को, वो किसी बीमारी से जूझ रहा हो, सफ़र कर रहा हो या बहुत ही ओल्ड हो गया हो। दो तरीके से यूथेनेशिया होते हैं, पैसिव होता है, एक्टिव होता है। एवोल्यूशन कैसे होता है यूथेनेशिया का इंडिया में, तो केस हुआ था 1994 में जियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था कि असिस्टेंस मिल सकती है सुसाइड और यूथेनेशिया जो कि अनलॉफुल है। बेंच ने ये स्टेट करा था राइट टू लाइफ और आर्टिकल 21 इंक्लूड नहीं करते राइट टू डाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर ओवररूल करा पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जिसमें स्ट्रक डाउन करा सेक्शन 309 आईपीसी का। अटेम्प्ट टू सुसाइड जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर आपका केस आता है अरुणा साहबू वर्सेस स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस 2011 का केस है, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था पैसिव यूथेनेशिया को इग्नोर दी थी कि पैसिव यूथेनेशिया मतलब हो सकता है पर आपको एक्सेप्शनल केस में हो सकता है और वो स्ट्रिक्ट मॉनिटर होगा एपेक्स कोर्ट के अंडर। फिर एक और केस है 2018 का कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था फंडामेंटल राइट टू लाइफ है, डिग्निटी है, जिसमें राइट टू रिफ्यूज़ सकता है ट्रीटमेंट और डाई विद डिग्निटी, बिकॉज फंडामेंटल राइट है मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस के लिए। तो उसमें चॉइस आती है पर्सन के बाद कि वो डाई कर मतलब मर सकता है विदाउट सफरिंग। तो एक्टिव या एग्रेसिव यूथेनेशिया ऑन द ये मतलब हमारे पास पैसिव यूथेनेशिया लीगलाइज है, एक्टिव यूथेनेशिया लीगल नहीं है, ठीक है। एक्टिव में क्या होता है पेशेंट को मारा जा सकता है आराम से उसकी कंसेंट के साथ। तो इसमें हो सकता है इंजेक्टिंग पेशेंट विद लीथल डोज ऑफ ड्रग। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही न्यूज़ खत्म होती है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना।